हाँ जी, स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम प्रजामंडल आंदोलनों की सीरीज पढ़ रहे थे और अभी तक हमने तीन बड़े बड़े प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ लिए थे। अगली सीरीज के अंदर हम हमारे पूर्वी राजस्थान के अंदर जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जैसे भरतपुर था, अलवर, करौली, धौलपुर, इनमें कैसे कैसे राजनीतिक जागरूकता आई थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस किस प्रकार से आई थी, उनके बारे में बात करेंगे। तो हम भरतपुर से शुरू कर लेते हैं। भरतपुर वाला थोड़ा सा बड़ा है तो पहले भरतपुर से शुरू कर लेते हैं, बाकी तीनों इतने बड़े नहीं, छोटे छोटे से। पहले भरतपुर प्रजामंडल। अक्सर जब भी कोई प्रजामंडल होता है तो हम ये पढ़ते हैं कि प्रजामंडल क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि प्रजा के द्वारा चलाए गए थे। किसके खिलाफ चलाए गए थे? राजा के खिलाफ चलाए गए थे। लेकिन भरतपुर वाले में एक बड़ी जोरदार सी बात, आगे अलवर वाले में भी ये बात आएगी। भरतपुर में राजनीतिक जागरूकता शुरू करने में वहां के एक राजा का बहुत बड़ा रोल था। अक्सर होता है कि राजा के खिलाफ राजनीतिक जागरूकता थी, लेकिन यहाँ पे तो जनता में राजनीतिक जागरूकता लेकर कोई आदमी आए थे, कोई राजा आया था, तो वो भरतपुर के राजा थे किशन सिंह जी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अपने 20वीं शताब्दी के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ भावनाएं रखने वाले राजस्थान के अंदर तीन राजा हुए जिनमें अंग्रेजों के खिलाफ भावनाएं थी उस समय में। तीन राजा मैंने बीच में भी कभी बताया होगा, मैं वापस बता दूंगा। एक अपने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, जिनकी बातें मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन के टाइम में बताई थी। एक ही भरतपुर के महाराजा किशन सिंह जी, और एक अलवर के महाराजा थे जय सिंह। तो ये भी नॉर्मल सा ध्यान याद ही रखना। कभी कोई पूछ ले कि 20वीं शताब्दी में अंग्रेज विरोधी भावनाएं रखने वाले राजा कौन कौन थे, तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, भरतपुर महाराजा किशन सिंह और अलवर महाराजा जय सिंह। इन तीन राजाओं का नाम ऐसा आता है कि इनकी अंग्रेजों के साथ पटरी नहीं बैठी थी। अंग्रेजों ने इन तीनों को हटाया था, इन तीनों को हटा दिया गया था। फतेह सिंह से शासन के अधिकार छीन लिए गए थे और इनके बेटे भूपाल सिंह को दे दिए गए थे। हम आगे पढ़ेंगे कि इसी प्रकार किशन सिंह और जय सिंह से भी छीन लिए गए थे। प्रजामंडलों में इनकी बात आ जाएगी। फतेह सिंह की बात मैं कभी और बता दूंगा आपको। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये किशन सिंह जी का फोटो, भरतपुर महाराजा किशन सिंह जी का फोटो। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कि इनकी वजह से राजनीतिक चेतना आई थी, तो ऐसे क्या काम किए कि इनकी वजह से राजनीतिक चेतना आई? तो जैसे क्या क्या काम किए थे हम आगे देखते हैं। देखो, एक तो काम में मैं बताऊं सबसे पहले तो आपके कि इस बंदे ने उस टाइम मतलब 1920 के दशक के अंदर ये कोशिशें की कि अपने यहाँ पे नगरों में और गांवों के अंदर ऐसी बॉडीज विकसित की जाए जो अपने हिसाब से काम करें, जो उत्तरदायी रहे लोगों के प्रति, रेस्पॉन्सिबल रहे लोगों के प्रति। ऑटोनोमस बॉडीज बनाने की कोशिश की थी, नगरों में भी और गांव में, दोनों में ऑटोनोमस बॉडी। जैसे आज अपने जो पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, ये उस समय एक राजा ने राजतंत्र में लाने की कोशिश की थी। वो भरतपुर के राजा थे किशन सिंह जी। तो हम पढ़ रहे हैं कि गांव और नगरों दोनों में, मतलब विलेज में और सिटीज में, दोनों के अंदर ऑटोनोमस बॉडीज, स्वायत्त शासी संस्थाएं स्थापित करने की कोशिश की थी। याद रख लेना कि ऑटोनोमस बॉडीज क्या होती है, तो ये पंचायतें, नगर निगम वगैरह जो ये होती है, ये आपकी ऑटोनोमस बॉडीज कहलाती है। और क्या क्या इस आदमी उस समय अपने यहाँ पर भाषा चला करती थी, उर्दू या फारसी भाषा का बोलबाला हुआ करता था। लेकिन किशन सिंह ने उस समय हिंदी को भरतपुर की राजभाषा घोषित कर दिया था, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया था। और केवल हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया, हिंदी का भरतपुर में सम्मेलन करवा दिया था। 1927 में अखिल भारतीय विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ करता था, उसका जो 17वां अधिवेशन बुलाया गया था, वो 17वां अधिवेशन भरतपुर के अंदर ही आयोजित करवाया गया था 1927 में। ये याद रखना कि कौन से राजा के समय में अखिल भारतीय विश्व हिंदी सम्मेलन का 17वां अधिवेशन भरतपुर में आयोजित करवाया गया था। तो वो जो राजा थे वो किशन सिंह थे। बड़े विद्वान है इसके अंदर। मतलब ये जो अधिवेशन हुआ था 1927 वाला हिंदी का अधिवेशन, इसकी तो अध्यक्षता ही अपने राजस्थान के बहुत बड़े मूर्धन्य इतिहासकार जीएच ओझा, यदि आपने नाम सुना हो, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने तो इसकी अध्यक्षता की थी। विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महामना मदन मोहन मालवीय, अपने जमनालाल बजाज, इन सब ने इस अधिवेशन के अंदर भाग लिया था। तो याद रखना ये सारी बातें कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा तो इसके अध्यक्ष थे, रविंद्रनाथ टैगोर आए थे इसमें भाग लेने के लिए, मदन मोहन मालवीय ने इसके अंदर भाग लिया था, और जो बजाज जी थे उन्होंने भी इसके अंदर भाग लिया था। तो तीन चार बातें जो आए तो आप देखना कि ऑटोनोमस बॉडीज की वकालत कर रहे थे, हिंदी को राजभाषा घोषित कर रहे थे, और हिंदी का सम्मेलन बुला रहे थे। उसमें ओझा जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बजाज, महामना, इन सब बड़े बड़े लोगों ने भाग और लिया था। ये सब काम आप कह सकते हो कि सब लिबरल पॉलिसी, ये उसी प्रकार के काम है जिस प्रकार उस टाइम की जनता चाह रही थी, उसी प्रकार के काम किए जा रहे थे। और देखो, ये मैंने कहा शुरुआत में कि आपको मैं 4 प्रजामंडल पढ़ाऊंगा कि भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली प्रजामंडल हम पढ़ेंगे। इनमें कॉमन सी बात मैं और बताऊं,
इन सभी क्षेत्रों में ये जितनी भी रियासतें थी इनमें आर्य समाज का बहुत अच्छा प्रभाव था। आर्य समाज जो अपने स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था, उस आर्य समाज का बहुत अच्छा प्रभाव था। हम आगे किसी अन्य टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती अपने राजस्थान में सबसे पहले कहीं आए थे तो करौली आए थे। 1865 में करौली की यात्रा की थी सबसे पहले, तो राजस्थान की पहली यात्रा थी। करौली के राजा मदन पाल हुआ करते थे, मदन पाल ने उनको एज ए चीफ गेस्ट करौली में इनवाइट किया था। और उनकी दूसरी जो यात्रा हुई थी वो 1881 में भरतपुर की यात्रा थी। तो करौली और भरतपुर, तो इन क्षेत्रों में दयानंद सरस्वती के जीवन काल में आर्य समाज का प्रभाव आने लग गया था। आर्य समाज ने भारत के अंदर एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या कहता है? शुद्धि आंदोलन कहता है कि वे हिंदू जो मुस्लिम बन गए या ईसाई बन गए उनको वापस हिंदुओं में कन्वर्ट किया जाए। कुल मिला के घर वापसी कार्यक्रम हुआ करता था, जिसको बोलते थे शुद्धि आंदोलन, की वापस शुद्ध करेंगे। यहाँ पे महाराजा ने आंदोलन चलाया, खुद ने, महाराजा किशन सिंह ने कहा राजा अपना ही आंदोलन चलाया जाए। खूब सारे लोग जुड़े उनके साथ, ठाकुर देशराज थे उनके साथ में आपके रेवती शरण शर्मा हुआ करते थे, उनके साथ में आपके सावंतलाल हुआ करते थे। तो कई लोगों के साथ मिलकर इन्होंने शुद्धि आंदोलन चला दिया था। तो शुद्धि आंदोलन थोड़ा सा याद रखना कि आर्य समाज का एक आंदोलन था और महाराजा किशन सिंह इसको वहां पर चला रहे थे। ठाकुर देशराज थे, सावंतमल चतुर्वेदी थे और रेवती शरण शर्मा थे। इन सब लोगों और तो और बंदे ने 1927 में तो स्वीकार ही कर लिया कि मैं उत्तरदायी शासन स्थापित ही कर दूंगा। 15 सितंबर 1927 को तो उन्होंने कह भी दी कि हाँ भाई मैं जनता को राज सौंपने के लिए तैयार हूं, हम उत्तरदायी शासन स्थापित कर लें। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ, याद रखना कि कौन से राजा को उत्तरदायी शासन स्वीकार कर लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा हटा दिया गया था? तो किशन सिंह थे। अब अपने ये याद रख लेना कि कब स्वीकार कर लिया था? तो 15 सितंबर 1927 को स्वीकार कर लिया था। कहां के राजा थे? तो भरतपुर के राजा थे। तो कई बातें हमने उनकी देखी कि ऑटोनोमस बॉडीज बना रहे थे, हिंदी के प्रति अपना लगाव दिखा रहे थे, शुद्धि आंदोलन चला रहे थे, उत्तरदायी शासन की स्थापना कर रहे थे। ये सब बातें अंग्रेजों कैसे पसंद आती? अंग्रेजों लगाया ये राजा तो अपने तो खिलाफ ही जा रहा है पूरी तरीके से। भाई ये सब हिंदी, शुद्धि आंदोलन, उत्तरदायी शासन, ऑटोनोमस बॉडीज, ये सब आपके स्वदेश प्रेम को दिखाने वाली सी बातें हैं। अंग्रेज इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने इनको हटाया और हटा के कहा कि आपके बेटे को शासन अधिकार दिए जाएंगे। जैसे उधर मेवाड़ के अंदर फतेह सिंह से अधिकार लेके भोपाल सिंह को दे दिए गए थे, यहाँ पर भी इनके बेटे को अधिकार दे दिए गए और बेटे का नाम था ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह को अधिकार दे दिए, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह बच्चा टाबर था, तो साहब शासन संभालेगा कौन? अंग्रेजों को लगा ये काम और मुफीद है, बच्चे को राजा बना दो, इसको तो हटा दो ताकि जनता भी नाराज नहीं हो कि साहब नहीं इनको हटा के हम तो इनके बेटे को ही बना रहे हैं और शासन किसी अंग्रेज के हाथ में दे दो। तो दीवान बनाया गया था डंकन मैकेंजी हुआ करते थे, जिनको दीवान बना दिया गया। पूरा नाम था डंकन मैकेंजी, याद रख लेना। तो ये याद रखना। ये भी मेरे को याद है, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1927 में भरतपुर में किशन सिंह को हटाकर किसको शासन दे दिया गया था? तो डंकन मैकेंजी को शासन दे दिया गया था। तो दोनों तीनों बातें याद रखना। क्यों हटा दिया गया था? तो ये सब उनके स्वदेश प्रेम की वजह से हटा दिया गया था। बनाया तो वैसे इनके बेटे को था, ब्रजेंद्र सिंह को बनाया था, पर वो माइनर एज का था, इसलिए जो दीवान प्रधानमंत्री इसको बोलते हुए अंग्रेज को बनाया गया, उसका नाम डंकन मैकेंजी था। अब ये सब बातें हुई तो एक तो राजा की वजह से यहाँ पे राजनीतिक चेतना आई, तो कुछ चीजें हुई यहाँ पे। दूसरा, जब ये चेंज किए गए तो लोगों में इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ भावना, उससे भी राजनीतिक चेतना आई। तो दोनों, किशन सिंह के कार्यों की वजह से राजनीतिक चेतना आई, पॉलिटिकल अवेकनिंग आई, और किशन सिंह को हटाने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ वो भावनाएं उभर के सामने। तो कौन कौन सी चीजें थी? सबसे पहले यहाँ पे किशन सिंह जब खुद हिंदी के लिए प्रयास कर रहे थे तो यहाँ पर एक संस्था बनी थी, हिंदी साहित्य समिति। 1912 के अंदर हिंदी साहित्य समिति नाम का एक संगठन स्थापित हुआ। और जो अभी हम उसका पढ़ रहे थे कि यहाँ पर वो विश्व हिंदी सम्मेलन बुलाया गया था, तो उस हिंदी सम्मेलन को बुलाने में भी हिंदी साहित्य समिति का बड़ा रोल था। 1912 के अंदर ये हिंदी साहित्य समिति यहाँ पर स्थापित की गई थी। एक महंत मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, जगन्नाथ दास अधिकारी थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की थी। आप चाहो तो एक नाम और याद रख लेना, गंगा प्रसाद शास्त्री, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये नाम ही अपने तो याद रखना। जगन्नाथ दास अधिकारी ने हिंदी साहित्य समिति बनाई थी। और शुरुआत में तो एक हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन बाद में ये बहुत बड़े पुस्तकालय के लाइब्रेरी बन गया था, हिंदी की एक बड़ी लाइब्रेरी के रूप में सामने आया था। और इसी वजह से बाद में 27 के अंदर इन्होंने इतना बड़ा हिंदी सम्मेलन करवा लिए थे, बड़े बड़े लोगों, ओझा जी को, टैगोर को, बजाज को, मालवीय जी को बुलाने में कामयाब हो गए थे। ये जो जगन्नाथ दास अधिकारी, इनका एक समाचार पत्र हो, याद रखना आपने,
कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भरतपुर प्रजामंडल से या भरतपुर में कौन सा अखबार फेमस हुआ था, तो वैभव अखबार फेमस हुआ था। किसका था? तो जगन्नाथ दास अधिकारी का था। 1920 से इसको इन्होंने निकालना शुरू किया था। तो ये हिंदी साहित्य समिति शुरुआती दौर में भरतपुर में राजनीतिक चेतना लाने वाला महत्वपूर्ण संगठन था। अब जब 1927 में किशन सिंह और यहाँ पर हटाया गया, उसके खिलाफ जो रिएक्शन दिखाई दी, उस रिएक्शन, अब वो रिएक्शन कौन करेगा? तो प्रजा करेगी। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ बना दिया गया था 1928 के अंदर। भरतपुर राज्य प्रजा संघ बनाया गया। कौन कौन बनाने वाले? तो गोपीलाल यादव और देशराज। नाम याद रखना, हम वापस इनके नाम पढ़ेंगे। देशराज का हम पहले ही पढ़ चुके थे, गोपीलाल यादव का और पढ़ेंगे। संगठन का नाम याद रखना, भरतपुर राज्य प्रजा संघ बनाया गया था, 1928 में बनाया गया था, और गोपीलाल यादव और देशराज के नेतृत्व। अब ये संगठन बना रही, संगठन बनने के बाद का मैंने एक दिन आपको पहले बताया था कि 27 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद बन गई थी, 28 में अपने राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद बन गई थी। अब इन्होंने कहा ये जो राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद है, इसका अधिवेशन हम तो भरतपुर के अंदर करवाएंगे। अब जो भरतपुर का दीवान था डंकन मैकेंजी, उसको जब इस बात का पता चला कि ये तो अधिवेशन करवाने की बात कर रहे हैं, तो उसने ठाकुर देशराज को गिरफ्तार कर लिया और इस अधिवेशन को यहाँ पर नहीं होने दिया। जगन्नाथ दास अधिकारी जैसे और थे, इनको भी यहाँ से निर्वासित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। तो इधर आपके ये बात देखना कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ बना है, और इस संस्था ने राजपूताना प्रांतीय देशी राज्य लोक परिषद जो थी, राजपूताना प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो थी, उसका अधिवेशन भरतपुर में करवाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को गिरफ्तार वगैरह कर लिया गया। इसको असफल करवाने में वो डंकन मैकेंजी जो अभी हम पढ़ रहे थे, उसका बड़ा मेन रोल था। डंकन मैकेंजी की वजह से अधिवेशन यहां पर नहीं हो पाया था। कई दिन तक चुप्पी रही अपने आप। इतने में नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 37 की बात है, नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे, और नेहरू जी आगरा जा रहे थे। आगरा जा रहे थे तो रास्ते के अंदर भरतपुर रेलवे स्टेशन पर उनको कुछ लड़के मिले, और उन्होंने कहा भाई नेहरू जी हमें क्या करना चाहिए? नेहरू जी ने कहा यार कांग्रेस जो काम कर रही है, तुम भी कांग्रेस के साथ जुड़ो और कांग्रेस के साथ जुड़ के काम करो। तो इन्होंने बाद में 37 के अंदर भरतपुर कांग्रेस मंडल बना ली थी। कांग्रेस की एक संस्था के टाइप में बना ली थी भरतपुर कांग्रेस मंडल 1937 में। तो आप याद ही रख लेना इस बात को कि ये जो संस्था बनाई गई थी, ये नेहरू जी की प्रेरणा से बनाई गई थी। तो ये लिखा हुआ ही होगा इसके अंदर कहीं पे कि नेहरू जी की प्रेरणा से इसकी स्थापना की गई। कौन कर रहा है स्थापित? तो गोकुल चंद वर्मा और गौरीशंकर मित्तल। गौरीशंकर मित्तल का नाम तो याद रहे नहीं रहे, गोकुल चंद्र वर्मा का नाम पक्का याद रखना है। दो चीज, एक तो इनको भरतपुर में राजनीतिक जागृति लाने वाला भीष्म पितामह कहा जाता है, कि भरतपुर में पॉलिटिकल अवेयरनेस का कोई भीष्म पितामह था तो गोकुल वर्मा था। एक इनको शेर भरतपुर भी कहा जाता है। दोनों नाम याद रख लेना, कोई पूछ ले कि शेर भरतपुर किसे कहा जाता है, तो गोकुल चंद वर्मा कहा जाता है। गौरीशंकर मित्तल भी इनके साथ में थे, नेहरू जी से मिले थे भरतपुर स्टेशन पर, और ये सब बातें भी थी, और संगठन बनाया था, भरतपुर कांग्रेस मंडल बनाया था, 1937 के अंदर बना लिया था। इतने में हरिपुरा वाली कांग्रेस हो गई थी अपने 1938 फरवरी के आसपास में। तो मार्च के अंदर इन्होंने कहा, और हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, मैंने पहले किसी में बताया था, और उसमें बात कर ली कि कांग्रेस प्रजामंडलों के जो आंदोलन चल रहे हैं उनको अपना समर्थन देती है। तो यहाँ पे 4 मार्च 1938 को प्रजामंडल बना दिया गया। लेकिन जब प्रजामंडल बना रहे थे तो कहा गया कि यार यहाँ तो पार पड़ेगी नहीं, यहाँ तो प्रजामंडल बनाया तो क्या पता राजा विरोध कर दे, तो कहाँ बनाया जाए? तो रेवाड़ी में प्रजामंडल बनाया गया था। जुगल किशोर चतुर्वेदी हुआ करते थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी का घर हुआ करता था रेवाड़ी, और वहां पर इन्होंने प्रजामंडल स्थापित किया, रेवाड़ी हरियाणा। तो ये याद रखना कि रेवाड़ी में कौन सा प्रजामंडल स्थापित किया गया था, तो रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल स्थापित किया गया था, 4 मार्च 1938 को स्थापित किया गया। कई जगह इसका दिसंबर के अंदर भी लिखा था कि दिसंबर में स्थापित किया गया था, पर कुल मिला के है 1938। अपने ये याद रख लेना। रेवाड़ी में जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर इसका गठन किया गया था। नेता इनका नाम पक्का याद रखना आप, किशन लाल जोशी, क्योंकि मैंने देखा कहीं एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पुराना, भूल गया किस कौन से एग्जाम में, कि 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति लाने वाले नेता का नाम बताइए, तो वो किशन लाल जोशी थे। एक तो 1930 में जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, उस समय नमक सत्याग्रह किया गया, तो उस नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था और उसके अंदर 4 महीने की जेल की सजा काटी। फिर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि शेखावटी वाला जो किसान आंदोलन था, उसके अंदर भरतपुर वालों का बड़ा रोल था, और हमने पढ़ा था कि भरतपुर के एक नेता उसके अंदर बड़े नेता के रूप में उभरकर सामने आए थे, ठाकुर देशराज। तो उसमें ठाकुर देशराज के साथ में किशन लाल जी भी थे, और किशन लाल जी उस केस के अंदर 13 महीने की सजा काट के गए थे। तो किशन लाल जोशी का नाम महत्वपूर्ण है भाई। ये नमक सत्याग्रह में 4 महीने की जेल काट के गए थे, शेखावटी आंदोलन में 13 महीने की जेल काट के गए थे। और कौन कौन थे? तो गोपीलाल यादव, ये मार्ट साहब थे, स्कूल था वहां पे रेवाड़ी में, और वहां स्कूल के अंदर मार्ट साहब हुआ करते थे, तो इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो गोपीलाल यादव बनाए गए थे, याद रख लेना। बाकी जुगल किशोर चतुर्वेदी घर पे बन रहा था, तो ये तो होने ही थे।
ये आपके एक नेता और मास्टर आदित्येंद्र। ये देखो और बताओ, जो जुगल किशोर चतुर्वेदी है ना, इनको अपने राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। कोई पूछे कि राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी कहा जाता है। एक नेता इसके अंदर लिखे हुए मास्टर आदित्येंद्र, मास्टर आदित्येंद्र नीचे एक नाम लिखा हुआ है, इनके बारे में मैं और बात बताऊं आपको। मास्टर आदित्येंद्र आजादी के बाद में भी अपने नेता रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज जिस पोस्ट पे अपने सचिन पायलट है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस, इस पोस्ट पे मास्टर आदित्येंद्र भी रहे हुए थे। लेकिन बाद में कांग्रेस छोड़ दी थी और जनता पार्टी ज्वाइन कर गए थे, जनता पार्टी की तरफ चले गए थे। अपने राजस्थान में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई थी 77। आपातकाल के बाद में जो चुनाव हुए थे, तो देश में राजस्थान में दोनों जगह सत्ता परिवर्तन हुआ था। उससे पहले तक देश में भी लगातार कांग्रेस आती थी और राजस्थान में भी लगातार कांग्रेस आया करती थी। 77 में सेंटर में तो आई अपने मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट, अपने यहाँ पे भी जनता पार्टी जीत गई। जब जनता पार्टी जीत गई तो पहली बार जीत गई, कई घटक मिला के जनता पार्टी बनाई थी उन लोगों ने। अब सीएम किसको बनाया जाए, तो सीएम के दो दावेदार सामने आए थे, एक थे जनसंघ के भैरव सिंह शेखावत और एक थे मास्टर आदित्येंद्र। अब जब इनमें किसको बनाया जाए, भैरव सिंह को बनाया जाए, मास्टर आदित्येंद्र को बनाया जाए। फिर इन दोनों में वोटिंग करवाई गई और वोटिंग के अंदर भैरव सिंह शेखावत जीत गए। इसलिए हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो हम पढ़ते हैं भैरव सिंह शेखावत। मान लो उस दिन मास्टर आदित्येंद्र जीत जाते तो हम कहते हैं कि राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन, तो मास्टर आदित्येंद्र का नाम कहते थे। पर ये बाल बाल चूक गए, पर चूंकि बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, फिर क्या किया जाए, तो भाई पैसे टक्के वाला मामला इनको दे दो। तो बाद में जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट में ये अपने वित्त मंत्री हुआ करते, उस गवर्नमेंट में अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इनका नाम वैसे याद रख लेना। एक नीचे नाम आ रहा है, मैं बता दूं तो पहले ये देख लो, मास्टर फकीर चंद है, उनके बारे में थोड़ी बातें और बताऊंगा, वापस देख लेना। आपकी भरतपुर प्रजामंडल 1938 में बनाया गया। जुगल किशोर चतुर्वेदी घर पे रेवाड़ी के अंदर बनाया गया। किशनलाल जोशी जो कि नमक सत्याग्रह में 4 महीने और शेखावटी किसान आंदोलन में 13 महीने जेल काट चुके थे, उनके नेतृत्व में बनाया गया। गोपीलाल यादव जो कि रेवाड़ी में स्कूल में मार्ट साहब हुआ करते थे, वो इसके अध्यक्ष थे। राजस्थान के नेहरू जुगल किशोर चतुर्वेदी जुड़े हुए थे। मास्टर आदित्येंद्र जो कालांतर में राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कालांतर में राजस्थान के वित्त मंत्री बने थे, वो जुड़े हुए थे इसके साथ। ठाकुर देशराज जिनका नाम हम शुद्धि आंदोलन के अंदर भी पढ़ रहे थे, जो शेखावटी किसान आंदोलन के एक बड़े नेता हुआ करते थे, वो जुड़े हुए इसके साथ। एक नीचे नाम हो रहा है मास्टर फकीर चंद, तो मास्टर फकीर चंद भी इसके साथ में जुड़े हुए। हालांकि बाद में मास्टर फकीर चंद और ठाकुर देशराज दोनों प्रजामंडल से अलग हो गए थे और इन लोगों ने बाद में एक अलग पार्टी बनाई थी। इन लोगों ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, जमींदार किसान सभा। तो लंबे टाइम तक तो ये जुड़े रहे थे प्रजा मंडल से, और बाद में ये जमींदार किसान सभा इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बना ली थी। तो ये भी याद रखना, जमींदार किसान सभा जो थी वो राजा का पक्ष लेने वाली पार्टी थी, प्रजामंडल जो है वो राजा का विरोध करने वाली पार्टी। तो प्रजामंडल बनाने वाले थोड़े नेताओं के नाम इस बहाने याद रह जाएंगे आपके सबके। मैंने एक दो एक्स्ट्रा बात बता दी ताकि इस थोड़ा दिमाग के अंदर बैठ जाए। तो मास्टर फकीर चंद ने बाद में जमींदार किसान सभा 1939 के अंदर इन्होंने जमींदार किसान सभा अपनी बना ली थी। चलो प्रजामंडल बना तो लिया, भले रेवाड़ी में बैठ के बना लिया, पर सरकार ने हाथों हाथ लगा दी रोक। सरकार ने कहा कि नहीं वैसा आप किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि यहाँ पर नहीं कर सकते। मैंने बताया था जहां कहीं भी प्रजामंडल बने उन पर रोक लगाई गई। रोक लगाई गई तो तरीका क्या है, तो विरोध करेंगे। विरोध कैसे करेंगे, तो नॉन वायलेंस से करेंगे, और नॉन वायलेंस से विरोध करने का जो तरीका था उसको हम बोलते थे सत्याग्रह। तो इन लोगों ने भी अपना सत्याग्रह शुरू कर लिया। इन लोगों ने भी कहा कि भाई हम सत्याग्रह करेंगे, इन लोगों ने भी सत्याग्रह शुरू किया। तो प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। तो 21 अप्रैल 1939 को 1939 से सत्याग्रह शुरू किया गया। सत्याग्रह शुरू करने वाले दो नेता थे, एक तो वही गोकुल चंद वर्मा, अभी जो मैंने आपको बताया था, भीष्म पितामह और शेरे भरतपुर जिनको हम कह रहे थे। एक महिला का नाम याद रखना भाई, त्रिवेणी देवी, इनके नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो कोई आपको यह पूछ ले कि त्रिवेणी देवी नामक महिला कौन से प्रजामंडल के साथ जुड़े हुए थे, तो भरतपुर प्रजामंडल के साथ में जुड़े हुए थे। तो ये थोड़ा सा याद रखना। और बाद में भरतपुर वालों ने कहा कि हम एक सप्ताह मनाएंगे पूरा, इस सप्ताह में हम खादी का प्रचार प्रसार करेंगे, कांग्रेस का प्रचार प्रसार करेंगे। तो 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक 1940 के अंदर इन्होंने राष्ट्रीय सप्ताह मनाया था, नेशनल वीक मनाया था। तो ये थोड़ा याद रखना कि भरतपुर प्रजामंडल ने अपना राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया था, तो 27 अगस्त से 2 सितंबर। राष्ट्रीय सप्ताह से मुझे फिर एक बात याद है, अपने जलियांवाला कांड हुआ था 13 अप्रैल को, इसलिए जलियांवाला कांड की याद में अपने पूरे भारत में नेशनल वीक मनाया जाता था। और वो मनाया जाता था हमेशा 6 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल के बीच। जलियांवाला कांड के बाद में हर साल था
कि 6 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में राष्ट्रीय सप्ताह नेशनल वीक मनाया जाएगा। तो ये याद रखना, नॉर्मली कोई नेशनल वीक पूछे तो 6 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में होता है। इसीलिए गांधी जी जब अपनी दांडी यात्रा शुरू करते हैं तो दांडी यात्रा को जब नमक बनाना था दांडी में जाके, तो नमक है जो आपके 6 अप्रैल को नमक बनाया गया था, तो 6 अप्रैल का महत्व था क्योंकि 6 अप्रैल से वो राष्ट्रीय सप्ताह बाद में शुरू कर दिया करते थे, तो 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह हुआ करता था। लेकिन भरतपुर वालों ने खादी का प्रचार करने के लिए ये 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में भी 1940 के अंदर राष्ट्रीय सप्ताह मनाया। अब बाद में सरकार पे दबाव पड़ा सत्याग्रह का, सरकार मान गई, सरकार ने कहा कि ठीक है प्रजामंडल को हम रजिस्टर्ड कर लेंगे, लेकिन इसका नाम प्रजामंडल नहीं और किसी नाम से रजिस्टर्ड करो। ठीक है आप तुम तो प्रजा परिषद नाम से कर दो यार, तो इसका प्रजा परिषद नाम से बाद में रजिस्ट्रेशन कर दिया गया था 1940 के अंदर। 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद के नाम पे इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो वापस आंदोलन के अंदर कूद गए, राजा पे दबाव बढ़ा। तो पहले राजा ने एक 1939 में एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बनाई, केंद्रीय सलाहकार समिति बनाई थी कि भाई केंद्र में सलाह के लिए मेरे कुछ लोग होंगे और उनकी सलाह से मैं शासन करूंगा। भाई लोगों की मांग होती थी कि यार निरंकुश शासन है, किसी की सलाह भी नहीं लेता है, तो उसने कहा भाई मैं सलाह ले लूंगा, तो केंद्रीय सलाहकारी समिति बनाई थी उन्होंने। लेकिन अब जनता ने कहा भाई वो समिति है तुम्हारे, कोई सलाह वाला लेते नहीं हो, ढंग से बनाया जाए। इस बार 42 के अंदर वापस एक संगठन खड़ा किया गया, ब्रज जया प्रतिनिधि समिति ब्रज जया प्रतिनिधि समिति बनाई गई थी 42 के अंदर। 50 मेंबर थे, कहा 37 तो जनता से आ जाएंगे और 13 जो होंगे उनको मैं मनोनीत कर दूंगा। चुनाव करवाए गए थे, बाकायदा 43 में इसके चुनाव हुए थे। चुनाव के अंदर प्रजा परिषद को अच्छी खासी सीटें मिली थी, प्रजा परिषद को सीटें मिली तो ये जो आपके जुगल किशोर चतुर्वेदी थे ये नेता थे प्रजा परिषद के वहां उस सभा के अंदर, और जो मास्टर आदित्येंद्र थे ये इसके उपनेता थे विपक्षी दल। जैसे आज है अपने भाई, अपने राजस्थान की बात करें तो अपने के गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष है और जो राजेंद्र राठौड़ है वो नेता उप प्रतिपक्ष है। उसी टाइम ये थे कि जुगल किशोर चतुर्वेदी को तो बनाया गया था नेता प्रतिपक्ष और इनको बनाया गया था उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया था मास्टर आदित्येंद्र को इस ब्रज जया प्रतिनिधि समिति के अंदर। और जो ठाकुर देशराज थे वो इसके अंदर उपसभापति बने थे, बाकी तो राजा ने अपने आदमी सेट कर दिए थे पर ये इसके अंदर उपसभापति थे। डिप्टी चेयरमैन इसके अंदर बनाए गए थे, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। ब्रज जया प्रतिनिधि समिति कब बनाई गई थी? 42 में बनाई गई थी। 50 सदस्य थे, 37-13 का रेशियो था, 37 इलेक्ट हुआ करते थे, 13 नॉमिनेट हुआ करते थे। चुनाव हुए, प्रजा परिषद को अच्छी खासी सीटें मिली थी। प्रजा परिषद के नेता जुगल किशोर चतुर्वेदी इसमें विरोधी दल के नेता थे, मास्टर आदित्येंद्र इसमें उपनेता थे, ठाकुर देशराज को इसका उपसभापति बनाया गया था, बाकी इसके अंदर सरकार के लोग हुआ करते थे। तो ये थोड़ी सी याद रखने वाली बात है। अब इसके बाद में अब और दबाव पड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हुआ, राजा पे और दबाव पड़ा गया, उत्तरदायी शासन आपको स्थापित ही करना पड़ेगा। तो भरतपुर के अंदर एक मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, और लक्ष्मण मंदिर पर राजा ने घोषणा कर दी। वहां लक्ष्मण मंदिर पे मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के 3 अक्टूबर 1947 को राजा ने घोषणा की, और घोषणा करके एक तो संविधान बनाने के लिए कमेटी बनेगी, इसमें 11 मेंबर होंगे और 4 मंत्री मैं जनता के लिए लूंगा। ठीक है साहब, 4 मंत्री आप ले लो, तो 4 जनप्रतिनिधि और ले लीजिए। कौन कौन लिए जाए? वही पुराने वाले नाम, मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव जो प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष थे, ये दोनों तो ले लिए गए प्रजा परिषद की तरफ से। जमींदार किसान सभा, मैंने बताया कि ठाकुर देशराज बाद में उधर चले गए थे, तो ठाकुर देशराज को जमींदार किसान सभा की तरफ से ले लिया गया। एक हरिदत्त शर्मा थे, ये हिंदू महासभा की तरफ से लिए गए थे, तो 4 आदमी लिए गए थे। आप तो फोटो देख रहे हैं, मास्टर आदित्येंद्र जी का फोटो है, और ये जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिनको हम राजस्थान का नेहरू कहते हैं, बड़े नेता हुए। जुगल किशोर चतुर्वेदी है ना, मथुरा के पास में गांव पड़ता है सोंख, वहां के रहने वाले थे। इसलिए जब ये आपके सत्याग्रह चला था ना, तो सत्याग्रह में 3 जगह पे ये सत्याग्रह की मीटिंगें वगैरह हुई थी। मथुरा के 2 जगह, एक तो सोंख और एक ओल, और एक गांव पड़ता था अचनेरा। तो गांव याद रखना, कोई पूछ ले कि भाई सोंख, ओल, अचनेरा आदि गांव है, वो कौन से प्रजामंडल की मीटिंग से जुड़े हुए हैं? तो ये सारे जो आपके हैं ये भरतपुर प्रजामंडल की मीटिंगों से जुड़े हुए थे। सोंख के तो जुगल किशोर चतुर्वेदी सोंख के रहने वाले थे, और हरिदत्त शर्मा जो हिंदू महासभा के, ठाकुर देशराज जमींदार किसान सभा के, मास्टर आदित्येंद्र और गोपीलाल यादव जो थे ये दोनों प्रजा परिषद की तरफ से लिए गए थे। पट्टाभी सीतारामैया, कई बार नाम सुन चुके हैं हम इनका, ये उस समय बाद में अखिल भारतीय देशीराजी लोक परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्होंने कहा था जैसे जनता के लोग लिए, तो इन्होंने कहा भाई आज सामंतों का युग समाप्त हो गया है, प्रजातंत्र आ गया है, अब जनता का राज आ जाएगा।
लेकिन इतने में घटनाक्रम और जल्दी घूम रहा था, ये मंत्रिमंडल ज्यादा काम कर ही नहीं पाया था और इधर अपने यहाँ पर दंगे की स्थिति आ गई थी। हिंदू मुस्लिम दंगे जैसा भरतपुर के अंदर थोड़ा वातावरण बन गया था, इसलिए बृजेंद्र सिंह ने खुद ही भरतपुर का जो शासन था वो भारत सरकार को सौंप दिया था। भारत सरकार को सौंप दिया तो बहुत जल्दी बाद में हम आगे पढ़ेंगे एकीकरण में कि मत्स्य यूनियन बनाई गई थी और मत्स्य यूनियन बना के उसके अंदर भरतपुर को शामिल कर लिया गया था। इसलिए इस मंत्रिमंडल को काम करने का ज्यादा कोई टाइम नहीं मिला था। पर याद रखना, इससे संबंधित बातें थोड़ी याद रखना। अब इस कई कई अधिवेशन बुलाए गए, प्रजामंडल के, प्रजा परिषद का, तो प्रजा परिषद के अधिवेशन बुलाए गए थे। तो कौन कौन से अधिवेशन थे, कहाँ कहाँ बुलाए गए थे, हम वो पढ़ लेते। 3 मुख्य से अधिवेशन भरतपुर के अंदर बुलाया गया था, एक बाद में आपके बयाना के अंदर बुलाया गया था, एक आपके कामा के अंदर बुलाया गया था। इनकी बातें कर लेते हैं। जयनारायण व्यास इन अधिवेशनों के अंदर मुख्य रोल निभा रहे थे। जयनारायण व्यास है जोधपुर के, पर इन अधिवेशनों के अंदर गए थे। मैंने बताया अभी आपको, एक भरतपुर के अंदर हुआ था, भरतपुर में अधिवेशन हुआ, जयनारायण व्यास की अध्यक्षता के अंदर ये अधिवेशन हुआ था। मांग क्या करेंगे, तो प्रजा परिषद वालों की एक ही मांग हो सकती है, उत्तरदायी शासन। कब बुलाया गया, तो ये आपके 1940 के लास्ट 2 दिन से लेके 1941 तक, 30 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक ये अधिवेशन बुलाया गया उत्तरदायी शासन की मांग के लिए 1940 के अंदर। फिर 1941 में एक इनका विशेष अधिवेशन भी हुआ था, उसमें हीरालाल शास्त्री गए थे, तो ये याद कर लें। 28 से 30 सितंबर 1941 कोई विशेष अधिवेशन हुआ था, उसमें हीरालाल शास्त्री ने भाग लिया। फिर इनका दूसरा अधिवेशन जो बुलाया गया वो बुलाया गया बयाना। वापस व्यास जी गए थे इसके अंदर, और व्यास जी ने वापस वही मांग की कि भाई चुनाव करवाओ, चुनाव में वोट कौन देंगे, तो जो वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग करवाई जाए और वापस उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। ये अधिवेशन बुलाया गया आपके 23-24 मई 1945। इसमें थोड़ी सी तारीख याद रखना, 23-24 मई 1945, क्योंकि यार 23 मई वाले दिन यहाँ पे 2 चीजें हुई। एक तो ये जो व्यास जी वाला अधिवेशन था, तो याद रखो तो ठीक, नहीं रखो तो ठीक, कन्हैयालाल वकील और मोहनलाल सुखाड़िया ने भी भाग लिया था। देख लोगे, मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर के, जयनारायण व्यास जोधपुर के, ये भरतपुर में जाके नेतागिरी कर रहे थे। 23 मई इसलिए याद रखने वाली बात मैंने बताई आपको। ये भाई 40 में पहला अधिवेशन, उसका विशेष अधिवेशन 41, ये 45 के अंदर अधिवेशन हो रहा है। पर 23 मई, 23 और 24 मई को हुआ था। 23 मई को यहाँ पे 2 अधिवेशन और बुलाए गए। यहाँ इसी दिन, इसी से जुड़े हुए 2 अधिवेशन और बुलाए। 2 अधिवेशन कौन कौन से, तो एक तो स्टूडेंट का और एक महिलाओं का। स्टूडेंट वाले के तो अध्यक्षता कर रहे हैं सत्यदेव विद्यालंकार, राष्ट्रवादी पत्रकार हुए, समाचार पत्र निकाला करते थे, वीर अर्जुन समाचार पत्र हुआ करते थे, इनका एक राष्ट्रवादी पत्रकार थे। वो तो जो स्टूडेंट की जो समिट हुई थी उसके अध्यक्ष थे, और एक महिला थे बसंती देवी, वो जो महिलाओं की हुई थी उसके अध्यक्षता की थी। तो याद रख लेंगे कि दूसरा जो बयाना वाला अधिवेशन है 23-24 मई 1945 का, उसमें 23 मई को यहाँ पे स्टूडेंट का और विमेंस की समिट भी करवाई गई थी। स्टूडेंट वाले की अध्यक्षता, चेयरमैनशिप कर रहे थे उसकी सत्यदेव विद्यालंकार, जिनका एक समाचार पत्र वीर अर्जुन, और जो महिलाओं वाला था उसके अंदर थे आपके बसंती देवी, उसको लीड कर रहे थे। इन 2 के नाम थोड़े से याद रख लेना। तीसरा मैंने बताया, एक भरतपुर, एक बयाना, एक कामा आपके, वो पहला 40 में, उसका विशेष 41 में, अगला 45 में, फिर कामा वाला अधिवेशन। और कामा वाला जो अधिवेशन है 46। मैंने फिर बताया कि पट्टाभी सीताराम मैया उस समय तक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष बन गए थे, तो इसके अंदर पट्टाभी सीताराम मैया आए थे। एक इनका नाम याद रखना आपने, कृष्णदत्त पालीवाल। ये जो कृष्णदत्त पालीवाल हुआ करते थे, ये हम आगे धौलपुर प्रजामंडल में पढ़ेंगे। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक ये थे, इन्होंने भाग लिया था। एक पार्टी हुआ करती थी जमीयत उल उलेमा हिंद, उस पार्टी के नेता थे हाफिजुर रहमान, उन्होंने भाग लिया था। एक कांग्रेस के नेता और हुआ करते थे जियाउल हसन ने भाग लिया। इनका पट्टाभी सीताराम मैया का याद रखना थोड़ा, कि इन्होंने इसके अंदर कौन से अधिवेशन में भाग लिया था, पूछ ले तो अपने याद रहे। कामा अधिवेशन के अंदर इन्होंने भाग लिया था। और कृष्णदत्त पालीवाल का इसलिए याद रखना क्योंकि ये धौलपुर प्रजामंडल में आगे अपने काम आया था। फिर ये तो प्रजा परिषद के या प्रजामंडल का तो उनकी खुद के अधिवेशन है, भरतपुर में, बयाना में, कामा के अंदर, व्यास जी दोनों में, फिर तीसरा ये पट्टाभी सीताराम मैया वाला। फिर इन्होंने कुछ राजनीतिक सम्मेलन बुलाए थे। तो राजनीतिक सम्मेलन कौन कौन से, एक तो जब प्रजा परिषद बनी थी 38 के अंदर बनी थी, तो कहा गया कि पूर्वी राजस्थान के जितने राज्य हैं, और बेसिकली पूर्वी राजस्थान है, उत्तर भारत के सब राज्यों की एक मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलाई जानी चाहिए। बुला लो साहब, अध्यक्ष किसको बनाओगे, तो उस समय के बहुत बड़े अपने कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे, एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, यदि आपने नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो कभी कम्युनिस्ट मूवमेंट की बात आएगी तो मैं मॉडर्न इंडिया में और बता दूंगा, वरना आप सर्च करना, बहुत बड़े नेता हुए मानवेंद्र नाथ रॉय, अपने एमएन रॉय। तो उनकी अध्यक्षता, एमएन रॉय की अध्यक्षता के अंदर अपने एक फतेहपुर सीकरी के अंदर इन लोगों ने 21-22 नवंबर 1938 को पूर्वी राजस्थान के जो भी कार्यकर्ता थे वो सारे इसमें इकट्ठे हुए। बेसिकली उत्तर भारत के लिए, सबके लिए था, और एमएन रॉय इसके अध्यक्ष थे। ये नाम याद रखना थोड़ा सा।
और इसके अंदर कहा गया कि पूर्वी राजस्थान वालों एक समिति बनाओ अलग से, 15 लोगों की समिति होगी। समिति का जो मुख्यालय होगा वो आगरा में होगा और जो समिति का सचिव होगा वो बिहारीलाल मोदी होंगे। अलवर के एक नेता हुआ करते थे बिहारीलाल मोदी, इनको इसका सचिव बनाया गया। 15 मेंबर थे, आगरा के अंदर मुख्यालय बने। वैसे भी याद रखना भरतपुर प्रजा परिषद में 3 सेंटर मुख्य हैं। भरतपुर खुद होना ही सेंटर था, बन कहां पे रहा है प्रजामंडल, रेवाड़ी, तो रेवाड़ी सेंटर है, आगरा भी मुख्य सेंटर। तो ये थोड़ा सा कि भाई फतेहपुर सीकरी में एक सम्मेलन बुलाया गया था, एमएन रॉय उसके अध्यक्ष थे, जिसमें ये बात की गई कि पूर्वी राजस्थान के जो भी प्रजा परिषद है उनकी एक समिति बनाएंगे, उनके राजनीतिक कार्यकर्ताओं की समिति बनाएंगे, 15 मेंबर होंगे, अलवर वाले भी रखेंगे, तो इसका मुख्यालय हम आपके आगरा के अंदर मुख्यालय रखेंगे। एक तो ये पूरे पूर्वी राजस्थान का विषय बुलाया गया था। फिर प्रजा परिषद ने, भरतपुर प्रजा परिषद ने 2 अपने खुद के सम्मेलन बुलवाए थे, 2 खुद के राजनीतिक सम्मेलन करवाए थे। इसमें दूसरे वाला थोड़ा आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि पहले वाला सॉरी एक और दो होंगे। तो पहला 1941 के अंदर बुलाया गया। वैसे ये सम्मेलन याद करने का सीधा सा ही 3 साल में हुआ। पहला 38 में हुआ है, फिर 41 में हुआ है, फिर 44 में। एमएन रॉय वाला 38 में था, वो तो पूरे भरतपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर सबका था। खुद भरतपुर वालों का पहला राजनीतिक सम्मेलन 1941 के अंदर ब्रह्मबाद के अंदर हुआ था। ब्रह्मबाद के अंदर हुआ और इसकी जो अध्यक्षता थे वो मास्टर आदित्येंद्र, जिनके बारे में मैंने खूब सारी बातें बता दी, वो कर रहे। याद रखने वाली बात, इसमें महिलाओं का नेतृत्व सरस्वती बोहरा ने किया। ये पूछने वाला सवाल, क्योंकि उस समय सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे, तो सरस्वती बोहरा कौन से प्रजामंडल की नेता थी, तो भरतपुर प्रजामंडल की थी। ये याद रख लेना, इनका थोड़ा सा याद रखने वाली बात। तो सिंपल पूछेगा ब्रह्मवाद याद रहे नहीं रहे, ये याद रखना। और जो तीसरा सम्मेलन है वो बाद में कुम्हेर में बुलाया गया, विद्या विराट शास्त्री की अध्यक्षता के अंदर बुलाया गया था। खादी की प्रदर्शनी लगाई गई थी और खादी वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था मास्टर भोलानाथ। ये मास्टर भोलानाथ भी अलवर के, तो ये चारों जुड़े हुए से ये, तो अपने नाम याद रख लेना भाई। मास्टर भोलानाथ जब आगे अलवर का एकीकरण वगैरह पढ़ते हैं तो मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल किए गए थे, तब मास्टर भोलानाथ का नाम वापस आएगा। इन्होंने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। तो 3 तो आपके अधिवेशन हो गए, अधिवेशन आपके भरतपुर वाला, अधिवेशन आपके बयाना, अधिवेशन आपके कामा। 3 ये आपके राजनीतिक सम्मेलन हो गए, एक फतेहपुर सीकरी में, उसके बाद में एक ब्रह्मबाद में और उसके बाद में एक कुम्हेर के अंदर। फतेहपुर सीकरी में आपके एमएन रॉय है, कुम्हेर में मास्टर आदित्येंद्र और आपके सरस्वती बोहरा है, और तीसरे में विद्या विराट शास्त्री है। और खादी प्रदर्शनी लगाई गई है, जो मास्टर भोलानाथ जो अलवर के हैं वो उसका उद्घाटन कर रहे हैं। थोड़ी सी ये बात। अब भरतपुर प्रजामंडल वालों ने भाई साहब खूब ही दिवस मना लिया। आडे कडी जो इधर उधर से कुछ ही आया वो इन्होंने दिवस के रूप में मना लिया। एक नजर डाल लेते हैं अपने कौन कौन से दिवस इनके द्वारा मनाए गए। मैं याद रखने वाले में बता दूंगा कौन से मनाए गए। एक तो आपके 25 दिसंबर याद रही जाएगा, क्रिसमस, अपने अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे, मदन मोहन मालवीय है उनका बर्थडे। अपने जब से बीजेपी गवर्नमेंट है 2014 में, तब से इस दिन को गुड गवर्नेंस डे, अपने सुशासन दिवस के रूप में और मनाते हैं। तो 25 दिसंबर को 1944 में इन्होंने भरतपुर राज्य प्रजा परिषद दिवस मनाया था। अपना खुद का दिवस मनाया, भरतपुर राज्य प्रजा परिषद दिवस मनाया। आंदोलन चला रहे थे, सरकार दमन कर रही थी, इसलिए उस दमन का विरोध कर दिया। इसलिए 11 जुलाई 1945 को दमन विरोधी दिवस मना गया कि भरतपुर सरकार हमारा दमन कर रही है तो हम दमन। और ये सब प्रजामंडलों ने मनाए थे। बीकानेर वालों को तो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, पूरे राजस्थान में मनाया जाता था कि 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस। बीकानेर दमन विरोधी, ये तो याद ही रखना। ये तो कोई पूछे नहीं पूछे, ये इधर वाला कोई पूछ लेगा आपसे कि बीकानेर दमन विरोधी दिवस जो था वो कब मनाया गया था। तो 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। और ये भरतपुर वाला कब मनाया गया था, 11 जुलाई 1945 को। भरतपुर का प्रजा परिषद दिवस कब मनाया गया, तो 26 दिसंबर को। और ये याद रखें। अब लो बड़ी जोरदार बात बताऊं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने जीते राजा महाराजा है वो सब अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ रहे हैं, तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी इटली तो कहां पे लड़ रहे हैं, यूरोप। जापान कहां पे लड़ रहा है, एशिया। अपने मतलब किससे, जापान से। तो कुल मिला के अंग्रेज और जापान आपस में एशिया के अंदर आपस में भिड़ रहे थे। राजा महाराजा अंग्रेजों के खिलाफ है। 15 अगस्त को जापान सरेंडर कर देता है। 15 अगस्त 1945 को जापान ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया। आप में ज्यादातर लोग जानते होंगे कि 6 अगस्त को और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे वो बम डाल दिए गए थे, लिटिल मैन और फैट बॉय। उसके बाद बेचारा जापान, इतना सा तो है बापड़ा, जापान ने सरेंडर किया और उसने कहा मैं काली गाय हूं तुम्हारी, मैं तुम्हारे आगे कुछ ही नहीं करूं। और यहाँ पे बर्मा के अंदर जापान ने अपने सरेंडर कर दिया था, 15 अगस्त को सरेंडर किया। अंग्रेजों की तरफ से सरेंडर करवाने वाला जो अफसर था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, जो कालांतर में भारत का गवर्नर जनरल बना था और जिसके टाइम में भारत को आजादी मिली थी। इसलिए जब भारत की आजादी की बात है
कैसा भारत को किस दिन आजाद किया जाएगा, एग्जैक्ट वो डेट क्या होनी चाहिए। तो माउंटबेटन ने कहा 15 अगस्त 1947। क्यों साहब 15 अगस्त क्यों? तो उसने कहा 15 अगस्त मेरी लकी डेट है। 15 अगस्त 1945 को मैंने बर्मा में जापान से सरेंडर करवा लिया था। अब वो जापान का जो सरेंडर हुआ उसको भरतपुर के महाराजा ने सेलिब्रेट किया था। तो ये याद रखना कि जापान पर जो अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी उसको सेलिब्रेट किया गया था भरतपुर महाराजा ने। कि कोई पूछ ले कहां के राजा ने सेलिब्रेशन कर दिया था, तो भरतपुर के राजा ने। और 16 और 17 अगस्त को भरतपुर में छुट्टी कर दी थी। तो 16 और 17 अगस्त को 1945 को भरतपुर महाराजा के नेतृत्व में जापान पर विजय का उत्सव मनाया गया था। इस बहाने थोड़ी बातें याद रह जाएगी, तो याद रख लेना। फिर और भरतपुर वाले तो और ही जोरदार, इंडोनेशिया में उस समय आंदोलन चल रहा था। इंडोनेशिया अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। भरतपुर वालों का इंडोनेशिया को हमारा सपोर्ट है, इसलिए इंडोनेशिया दिवस मनाया गया था 28 अक्टूबर 1945 को। 28 अक्टूबर 1945 को। तो ये मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन है कि कौन से प्रजामंडल द्वारा इंडोनेशिया दिवस मना लिया गया था। तो भरतपुर प्रजामंडल द्वारा। नेता का नाम याद रख लेना, बसंतलाल वर्मा। बसंतलाल वर्मा ने लक्ष्मण मंदिर, पहले भी बात आई थी, तो इसका मतलब ये भी याद हो जाएगा कि भरतपुर के अंदर एक लक्ष्मण मंदिर है। यहाँ पर ये इन्होंने इंडोनेशिया दिवस मनाया था 28 अक्टूबर को। ये याद रखना। ये तो वैसे याद हो जाएगी तारीख। 15 अगस्त को अपना देश आजाद है, तो 16 अगस्त 17 अगस्त को जापान पर विजय वाला, 25 दिसंबर वाला याद रह जाएगा। ये एक याद रहो तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक। वो याद रखना है कि 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस है, और 28 अक्टूबर 1945 को इंडोनेशिया दिवस। इंडोनेशिया के बारे में अलग सी चीज है, तो याद रख लेना आप। फिर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए 9 अगस्त 1945 को इन्होंने कहा मुक्ति दिवस मनाएंगे। हमारे नेताओं को छोड़ो, ये मुक्ति दिवस का उससे कोई लेना देना नहीं है जो कांग्रेस वाला आपने मुक्ति दिवस है उससे। ये अलग से इनका प्रजामंडल वालों का था, और इसलिए 10 अगस्त को प्रजामंडल के नेता छोड़ भी दिए गए। और 9 अगस्त को फिर एक ही याद रखना, 9 नवंबर 1945 को यहाँ पर एक नेता हुआ करते थे राज बहादुर, उनको गिरफ्तार किया गया था, इसलिए राज बहादुर दिवस मनाया गया था। अपने मत्स्य यूनियन से 2 बंदों को संविधान सभा के अंदर भेजा गया था। भरतपुर से जिनको भेजा गया था वो तो राज बहादुर, ये बाद में आपके नेहरू जी की गवर्नमेंट में मंत्री भी बने थे। और अलवर से जिनको भेजा गया था वो रामचंद्र उपाध्याय थे। तो ये संविधान सभा के सदस्य थे, याद रखना। कोई पूछे कि भरतपुर से संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो बाबू राज बहादुर, और अलवर से कौन थे, तो रामचंद्र उपाध्याय। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजे गए। इनको 9 नवंबर को गिरफ्तार किया गया, इसलिए बाद में हर 9 तारीख को, महीने की हर जो 9 तारीख आती थी उसको बाद में राज बहादुर दिवस मनाया जाता था। तो यहाँ पर भी राज बहादुर दिवस मना लिया। अब जब ये दमन चल रहा था तो राजस्थान की बाकी रियासतों ने कहा भाई हम भी भरतपुर वालों का सपोर्ट करते हैं, इसलिए 28 जनवरी 1947 को राजस्थान की सभी रियासतों में भरतपुर दिवस मनाया गया था। तो ये भी याद रखना थोड़ा, भरतपुर दिवस कब मनाया गया था, 28 जनवरी 1947 को। और फिर इसमें एक और याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी 1947 बेकार विरोधी दिवस मनाया गया। अब मैं इसकी बात बताता हूँ। हुआ क्या था, 1947 में जो भरतपुर के महाराजा थे, जनवरी में इनका बर्थडे आता था, और जनवरी में अपने बर्थडे के टाइम में इन्होंने 2 लोगों को इनवाइट किया। 2 याद रखने वाले, खूब सारे लोग इनवाइट किए होंगे पर 2 लोगों को याद रखना है आपने। एक तो भारत का गवर्नर जनरल बुलाया गया लॉर्ड वेबल, और एक बीकानेर के राजा को बुलाया गया शार्दुल सिंह। इनको यहाँ पे इनवाइट किया। ये यहाँ पे आए हुए थे, तो राजा महाराजाओं के शौक खेले, इनका यार शिकार करते। कहाँ चले शिकार करने, तो अपने भरतपुर में केवलादेव बर्ड सेंचुरी, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, गाना पक्षी अभ्यारण्य अपने, और इसके अंदर अपने शिकार करने चलते हैं। किसका शिकार किया जाए, तो बतख, डक जो होती है उनके शिकार करने के लिए। कोई बात नहीं भाई, आप जाओ कहीं शिकार करो, जो राजा बुला रहा है वो आपको अनुमति दे रहा है, जिसको करना है वो करना चाहता है तो भले ही करो। लेकिन अब जब राजा शिकार करने के लिए जाएगा तो वहाँ राजा को पानी पिलाने वाला, राजा की कोई दरिया वरिया कुर्सी वुर्सी साथ में ले जाने वाला, साथ में लोग चाहिए। तो भरतपुर के गांव से लोगों को पकड़ पकड़ के लाने लग गए, बिना पैसे दिए काम करवाएंगे। बिना पैसे दिए काम करवाने क्या कहते हैं हम सारे जानते हैं, बेगार। तो इस बेगार के खिलाफ वहां के लोगों ने आंदोलन चलाया। पहले तो इनके खिलाफ नारे लगे, लॉर्ड वेबल गो बैक, शार्दुल सिंह गो बैक के नारे लगे गए। शार्दुल सिंह बीकानेर का राजा था, लॉर्ड वेबल उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। लेकिन भाई जू नहीं रंगी, तो इन्होंने कहा हम 5 फरवरी को बेगार विरोधी दिवस मनाएंगे। भरतपुर के अंदर एक जगह पड़ती है भूसावर, यहाँ पर एक बंदे थे रमेश स्वामी। जब बस आई और बस ने आगे बैठो रहे, चलना है अपने को वहां पे बेगार के लिए चलना है, तो इन्होंने विरोध किया रमेश स्वामी ने, और ये बस के आगे लेट गए। और इन्होंने कहा कि मैं नहीं बस जाने दूंगा, मैं ये काम नहीं करने दूंगा मेरे आंखों के आगे। ड्राइवर ने कहा भाई साइड में हो जाओ वरना बस ऊपर चढ़ा दूंगा। 5 जने लेटे थे वहां पे। इनका भले ही बस लेट हमारे ऊपर चढ़ा दे, लेकिन हम हटेंगे नहीं यहाँ से। ड्राइवर जैसे बस आगे लेके आया, 4 जने तो भाग गए,
रमेश स्वामी वहीं सोए रहे, रमेश स्वामी के ऊपर से बस निकाल दी गई और बस से कुचल कर मार दिया गया। तो अपने राजस्थान के एक शहीद है, याद रखना, रमेश स्वामी। पहले तो मुझे याद है, मैं जब पढ़ा करता था तो पहले दूसरी में ये चैप्टर लगा करता था, सामाजिक के अंदर एसएसटी का चैप्टर हुआ करता था। आपके टाइम में नहीं लगता होगा, पर रमेश स्वामी 5 फरवरी 1947 को एक बेकार विरोधी आंदोलन में भुसावर के अंदर बस द्वारा कुचल कर मार दिए गए थे। ये थोड़ा सा याद रखें, क्यों ऐसा हुआ था वो सारी बात मैंने बता दी। तो ये दिवस वाले याद रखने वाला जो 2-3 तो सीधे सीधे याद रखना, इंडोनेशिया दिवस वाला याद रखना, या आपके बेगार विरोधी दिवस याद रख लेना, और एक जापान पर विजय के उत्सव में मनाया गया था वो तो बाबू राज बहादुर का इसलिए याद रख लेना क्योंकि बाबू राज बहादुर जो थे वो संविधान सभा में रामचंद्र उपाध्याय के साथ में इधर से अपने मत्स्य प्रदेश की तरफ से भेजे गए थे। ये अपना भरतपुर प्रजामंडल था, भरतपुर प्रजामंडल की बात थी कि भरतपुर के अंदर क्या क्या बातें हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अलवर, वापस से हम बात मैंने शुरुआत के अंदर बताई थी, 3 राजा जिन राजाओं ने अपने प्रदेश में राजनीतिक चेतना लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, भरतपुर के राजा किशन सिंह जी जिनकी कई बातें हमने पढ़ी, और एक अलवर का राजा जय सिंह। जय सिंह की बाकी बातें तो हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं। अक्सर आपने जय सिंह के बारे में एक सुना होगा कि बहुत बड़े चटकारे लेके राजस्थान में घटना आपने सुनाई जाती है कि अपने राजस्थान का एक राजा था और इंग्लैंड गया। इंग्लैंड के अंदर उस समय एक महंगी कार आया करती थी, अभी महंगी आती है भाई, रोल्स रॉयस जो कार आया करती थी, उसके कंपनी जो थी वहां पर गए और वहां पे उनको जाकर भाई मुझे ये आपकी जो रोल्स रॉयस कार है ये खरीदनी। और वहां जो कंपनी का जो भी सेल्समैन था या कंपनी का जो भी ओनर वगैरह था, और उसने कहा कि सर थोड़ी महंगी ज्यादा है, पार पड़ेगी नहीं। राजा का ईगो बड़ा हर्ट हुआ, राजा ने कहा भाई कितनी है, कंपनी में भी कितनी कार खड़ी है? उनका अच्छा है खड़ी, उनका अच्छा है कि अच्छा पैक कर, अच्छा है कि अच्छा ही लेके जाऊंगा। उसने सारी की सारी खरीद ली, वापस लेके आया और ला के अपने राज्य में नगर निगम के अंदर लगा दिया। कहीं कचरा उठाएगी हमारे यहाँ पे और कुछ नहीं करेगी। कालांतर में जो कंपनी को पता चला कि यार ये तो बेइज्जती हो रही है फिर, और ऐसे इन्होंने तो एकदम नगर निगम में ही लगा दिया, फिर कचरा उठाने में लगा दी। कंपनी ने आगे हाथ जोड़े, कंपनी ने कहा भाई साहब गलती हो गई, धूल खाई हमने, आइंदा से नहीं करेंगे, और तुम प्लीज यार नगर निगम से तो कम से कम इनको हटा दे। वो जो राजा था अपने, वो जय सिंह था। ये आप देख रहे हो, ये वही कार है, आगे झाड़ू बांधी हुई, आगे झाड़ू बांध दी थी इसने कि साहब ये नगर निगम के अंदर चलेगी और कुछ नहीं करेगी। तो ये जो जय सिंह था, तो अब देख लो आप, अंग्रेज विरोधी भावनाओं वाला आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर हम वैसे काम पढ़े कि कौन से कामों की वजह से हमें लगता है कि ये अंग्रेज विरोधी भावनाएं रखता था। तो एक तो इसने खूब सारे सामाजिक सुधार करवाए थे। हिंदी वाला जो उधर आपके हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इधर भी इसने हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया था 1908 के अंदर, और हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। और हिंदी को ये लिखा हुआ होगा इसके अंदर कि 1908 में हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। एक बीकानेर वाला आप यदि मेरा वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर है कि अंग्रेजों ने भारत के सारे राजाओं का एक संगठन बनाया था जिसका नाम था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नाम का एक संगठन हुआ करता था, और हमने पढ़ा था कि उस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अंदर जो अध्यक्ष बने थे, पहले उसके जो चांसलर बनाए गए थे वो बनाए गए थे गंगा सिंह को। ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, ये चूंकि हिंदी को बढ़ावा देने वाला आदमी था, इसलिए इसने इसका नाम ही बदल दिया, और नाम बदल के इसका हिंदी में नाम कर दिया था नरेंद्र मंडल। ये भी याद रखना आपने कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर हिंदी में नरेंद्र मंडल किसने कर दिया था? तो अलवर के राजा जय सिंह ने कर दिया था। तो आप हिंदी वाली भावना तो इस बंदे में उस प्रकार की थी। इस बंदे ने कई सामाजिक सुधार किए थे, जैसे 10 दिसंबर 1903 को, 10 दिसंबर वैसे याद रहेगा, 1903 में ये राजा बना था, शासन के अधिकारी 1903 में मिले थे इसको, 33 तक रहा था, 30 साल तक। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे होता है, मानवाधिकार दिवस होता है। 10 दिसंबर 1903 को इसने एक तो चाइल्ड मैरिज पे रोक लगा दी थी और एक मिसमैच मैरिज पे रोक लगा दी थी। अनमेल विवाह और बाल विवाह प्रतिबंधित कर दिए गए थे, बैन कर दिए गए थे। बाल विवाह आप जानते हो, अनमेल विवाह जिसके अंदर मेल नहीं हो, मतलब कि लड़की की उम्र 15-16 साल और लड़का जो आया वो 50 साल, लड़का क्या को बुढ़ाई को उसको। तो अब ये जो एज का ज्यादा गैप हुआ करता था, ऐसी जो शादियां होती थी उनको अनमेल विवाह कहा करते थे। आप उल्टा ले सकते हो कि प्रियंका चोपड़ा निकी जोनास 12-13 साल बड़ी है वो उससे, और ज्यादा अच्छा हो तो आपके वो फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रो, और जो मैक्रो की जो वाइफ है कॉलिन क्या नाम है उसका, वो शायद उससे 25 साल बड़ी, वो उसकी क्लास टीचर हुआ करती थी। और बंदे ने 9th में पढ़ता था तभी मैम को प्रपोज कर दिया, तब मैम ने भगा दिया कि टाबर है भी जा। फिर वो बड़ा हुआ तो बड़े होने के बाद उसने मैम को वापस कहा कि मैम अपॉर्चुनिटी अभी तक है। तो फिर मैम को लगा यार ये तो सच्चा ही प्यार करता है। मैम ने अपने हस्बैंड को तलाक दिया और उसके साथ आगे रहने लग गई। और वो जब राष्ट्रपति बना था तब वो अखबार में मैंने कहीं पढ़ा था कि जो वो पत्नी है उनकी एज तो जो थी वो थी 67 ईयर,
उनके अपने पूर्व पति से जो बड़ा बेटा था उसकी एज थी 48 ईयर्स, और जो सेकंड बेटा था उसकी एज थी 46 ईयर, और जो उनके पति बने मैक्रो उनकी थी 44। मतलब घर के अंदर सबसे छोटा जो था तो वही बंदा था। तो ऐसी शादियां जो होती है, अनमेल विवाह हो जाए तो ये अनमेल विवाह, इन पे रोक लगा दी। ये तो अपने देखो किताबों में पढ़ते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने बता दिया। एक और बड़ी जोरदार बात, इस बंदे ने उसमें मृत्यु भोज में रोक लगा दी, और कितनी बड़ी बात रही होगी उस समय इनकी खुद की माताजी का निधन हुआ था और इन्होंने उस समय मृत्यु भोज नहीं किया था। एक राजा जब चलाके से काम करता है तो अपने आप में समाज में जागृति आती। और बताओ, इस बंदे ने उस समय तंबाकू पे रोक लगा दी। आज तो आपकी सरकार हिल गई, तंबाकू से सारी रोकें हटानी पड़ी है, सिगरेट गुटखा बीड़ी दारू जो लेना वो लो। इस आदमी ने उस समय ये किया था, तंबाकू पे रोक लगा दी। इस आदमी ने वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगा दी थी। इस सरिस्का के अंदर जाकर कोई भी है वो शिकार नहीं कर सकता। आप देख लीजिए मतलब क्या लेवल रहा होगा बंदे का सामाजिक सुधार के क्षेत्र के अंदर। और शिक्षा को बढ़ावा देने वाला आदमी था। अलवर का तो आज ही जो मुख्य कॉलेज है राज ऋषि कॉलेज, वो इसी के दिए हुए महल के अंदर चलता, और राज ऋषि इसी की उपाधि थी। अलवर वाले जो भी भाई बंधु होंगे वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे, इसी को एक राजा जो ऋषि की तरह बर्ताव कर रहा था। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए BHU मदन मोहन मालवीय का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसको पैसे दिए। सर सैयद अहमद खान का जो अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, इसको पैसे दिए। आर्य समाज वालों का लाहौर का जो सनातन धर्म कॉलेज था, इसको पैसे दिए। तो शिक्षा को बढ़ावा देने वाला आदमी था। भारत में घूम घूम के पैसे बांट रहा था एजुकेशन के लिए। पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, हमने बीकानेर पढ़ा था, गंगा सिंह उसमें गए थे बीकानेर वाले, तो जय सिंह ने भी इसमें भाग लिया। तो भाग लिया वो तो लिया, गोलमेज सम्मेलन में बंदा बोल गया कि एक तो भारत को आजाद करूं, और दूसरा मैं अब जल्दी उत्तरदायी शासन की स्थापना करूंगा, जनता के पास में छोड़ दूंगा। और जैसे इंग्लैंड के अंदर राजा होता है, नॉमिनल राजा होता है, वैसे बैस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने का प्रयास करूंगा, वैधानिक राजा रहूंगा, बाकी जो सारी चीजें हैं वो मैं जनता के पक्ष में छोड़ दूं। अंग्रेजों में लगा देखिए मरवाएगा, इसलिए इस बंदे को भी हटाया गया, और इस बंदे को हटा के इसको कहा कि तू यहाँ से इंग्लैंड चला जा। तो इसलिए शुरुआत में तो 2 साल का बैन लगाया था, इंग्लैंड भेजा था। हुआ क्या था, अंग्रेजों को मौका मिल गया। अपने यहाँ पे 1933 में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। तिजारा अलवर में जगह पड़ती है, तिजारा के अंदर दंगे हो गए। पहले भी किसी एक वीडियो के अंदर मेरा अलवर भरतपुर वाले किसान आंदोलन, उसके अंदर इसका जिक्र किया हुआ, क्यों कैसे भी वहां से आप सुन लेना। तो दंगों की आड़ लगी का भाई आप अच्छा शासन नहीं कर पा रहे, आप यहाँ से जाइए, तो यहाँ से निकाल दिया था, इंग्लैंड भेज दिया था। 2 साल के लिए इंग्लैंड गया, यहाँ पे वाइली नाम करके बंदा हुआ करता, उसको शासन सौंप दिया गया। 2 साल बाद बंदा वापस आया तो देखा कि यार इसके तो मतलब जो चाम है, जो करिश्मा है, उसमें कमी नहीं आ रही, लोकप्रियता में कमी नहीं आ रही किसी प्रकार की। तो अंग्रेजों ने कहा कि 15 साल के लिए बैन और बढ़ाया जाता है। फिर ये बंदा पेरिस चला गया था 37 के अंदर, 19 मई 1937 को पेरिस के अंदर ही बाद में इसका निधन हो गया था। तो याद रखना कि राजस्थान के कौन से राजा की जो डेथ थी वो बाद में पेरिस के अंदर हो गई थी, तो जय सिंह की डेथ पेरिस के अंदर हुई थी। तो इस बंदे को भी यहाँ से हटा दिया गया था। और ये एक दो बातें और देख लेना आप इसकी। तो ये मैंने बताई दिया कि 33 में तिजारा दंगों के बाद हटा दिया था, 19 मई 1937 को पेरिस के अंदर निधन हो। फिर वो 2 कॉमन सी बातें, उधर मैंने पढ़ा था कि ऑटोनोमस बॉडीज किशन सिंह ने बनाई थी, यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडीज जय सिंह ने बना दी। इस आदमी ने उस टाइम कहा था कि स्वदेशी अपनाएंगे भाई साहब। गंगा माता दरबार लगा था और उसमें सब कुछ स्वदेशी, आत्मनिर्भर अलवर का नारा दे गया था उस टाइम में। ऐसे राजा को अंग्रेज क्यों रखे, अंग्रेजों ने हटा के तेज सिंह नाम की कोई जागीरदार का बेटा था उसको लेके आगे महाराजा तेज सिंह। अलवर के लड़कों ने इसका विरोध किया। अलवर में एक जगह है पुरजन विहार, यहाँ पे तिरंगा फहराया गया। तो कोई पूछे भाई कौन से राजा को जब बनाया गया था, तो अलवर के पुरजन विहार पर तिरंगा फहराकर इसका विरोध किया गया था। तो जब तेज सिंह को राजा बनाया गया था तब ये बातें हुई थी। अलवर वाले में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं। फिर 33 के अंदर अलवर में कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस की समिति बनी थी। 38 के अंदर कांग्रेस समिति को प्रजामंडल बना दिया गया था। पर जब रजिस्ट्रेशन करवाने लगे तो कहा प्रजामंडल नाम से करेंगे नहीं, तो बीच का से एक रास्ता निकाला, एक नया नाम लेके प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, और प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो 33 के अंदर तो कांग्रेस समिति है, 38 के अंदर आपका बन गया प्रजामंडल। रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं तो प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया। किसने की, तो ये एक नाम याद रखना, हरि नारायण शर्मा। बड़े जोरदार बंदे, एक कुंज बिहारी लाल मोदी याद रहे तो बढ़िया, नहीं इनका तो याद रखना है आप तो, हरि नारायण शर्मा। क्योंकि हरि नारायण शर्मा ने उस समय 2-3 संगठन और बनाए थे भाई। अस्पृश्यता निवारण संघ, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए एक संगठन बनाया। एक बनाया वाल्मीकि संघ, जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनका एक यूनियन बनाया। एक बनाया आदिवासी संघ। और इस बंदे ने तो 1923 में ही अपने घर के मंदिर भी जो थे वो सभी हरिजनों के लिए खोल दिए थे।
राजा जब आगे बढ़ के लीड ले रहा हो तो जनता में भी फिर ऐसे लोग उभर कर सामने आते। तो हरि नारायण शर्मा ऐसे ही बंदे थे जिन्होंने उस समय अनटचेबिलिटी रिमूवल यूनियन बनाई थी, वाल्मीकि यूनियन बनाई थी, ट्राइबल यूनियन बना दी थी। उस समय इन्होंने अपने मंदिर, घर के जो मंदिर थे हरिजनों के लिए खोल दिए थे। इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की थी, कुंज बिहारी लाल मोदी के साथ मिलकर इन्होंने प्रजामंडल बनाया था। 38 में प्रजामंडल बना, 38 में स्कूलों की फीस बढ़ा दी थी, इसलिए फीस के खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन चलाया था और उत्तरदायी शासन की इन्होंने मांग की थी। फिर एक ये कि वे गांव, जिन गांवों की जो सामंतों को गांव दिए हुए थे जहां पे टैक्स नहीं लगा करता था, राजा टैक्स नहीं लेता था, जनता से सामंत ले सकते हैं पर सामंत से राजा नहीं लेगा, जागीर माफी के गांव बोले जाते थे। ऐसे कई गांव हुआ करते थे जिनको किसी कारण से माफ कर दिया करते थे। वो जो माफी जागीर के गांव थे वहां पे सामंत, वहां के जो जागीरदार थे वो जनता पे बहुत अत्याचार कर रहे थे। इसलिए यहाँ पे अलवर प्रजामंडल वालों ने ये भी जागीर माफी के लिए यहाँ पर आंदोलन चलाया था। तो एक सम्मेलन आयोजित किया था इन्होंने, 1-2 जून 1941 को जागीर माफी के लिए सम्मेलन बुलाया गया। फिर सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात, मैंने जयपुर प्रजामंडल वाले में बताया था कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। एक और प्रजामंडल जो भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं गया था अलवर में, उधर हीरालाल शास्त्री थे नेता, इधर भी हीरालाल शास्त्री ने प्रजामंडल वालों को समझाया था, राजा के साथ में मीटिंग करवाई थी। इसीलिए इन्होंने भी भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी का जो 1942 के अंदर हुआ था उसके अंदर भाग नहीं लिया। फिर इनका जो पहला अधिवेशन था वो फिर 44 के अंदर जाके 16-17 जनवरी 1944 को हुआ। इनका नाम याद रखना, मुझे याद है ये भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन था कि भवानी शंकर शर्मा कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, तो अलवर, या कोई पूछ ले अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ, तो भवानी शंकर शर्मा। उद्घाटन करने के लिए भरतपुर वाला बंदा बुलाया गया। अब वही बात है, भरतपुर में खादी प्रदर्शनी लगे तो अलवर के मास्टर भोलानाथ को बुला लो। अलवर के अंदर प्रजामंडल का उद्घाटन करवाना है तो जुगल किशोर चतुर्वेदी, राजस्थान के नेहरू और कहलाते थे, इनको बुला लो, इन्होंने कर दिया। फिर यहाँ पर अपने राजस्थान के जितने राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनकी अलवर के अंदर मीटिंग हुई थी। मीटिंग किस लिए कि जितने प्रजामंडल है उनके अंदर सामंजस्य स्थापित किया जाए। तो ये 3 से 5 दिसंबर को चली थी राजपुताना के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और इसका उद्देश्य प्रजामंडलों में सामंजस्य स्थापित करना। फिर एक मंगल सिंह खेड़ा नाम का गांव था, वहां पर एक मीटिंग और हुई थी, वो और देख लो। 2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह नाम का गांव था, यहाँ पर एक सम्मेलन होना था लेकिन कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए, इसलिए 8 फरवरी को यहाँ पर दमन विरोधी दिवस मनाया। ये सब जगह दमन विरोधी दिवस थे। मैंने कहा था बीकानेर वाला याद रखना आपने, तो 26 अक्टूबर 1944 वाला याद रखना। ये आपका अलवर प्रजामंडल हो गया। 2 छोटे-छोटे और है, पढ़ लेते हैं साथ में। करौली, करौली में आंदोलन शुरू करने वाला कोई था तो वो थे कुंवर मदन सिंह, वहां के दीवान के बेटे थे। 1927 ये सन पूछा हुआ, मुझे याद रखना, कुंवर मदन सिंह ने आंदोलन शुरू किया। वही हिंदी वापस आ जाएगी, या आर्य समाज का प्रभाव है इन सब जगह, हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, सब जंगली सुअर हमारी फसल खराब कर देते हैं, इनको मारने की छूट दी जाए, बेगार ली जाती है, बेगार के खिलाफ अपनी पत्नी के साथ मिलकर भूख हड़ताल की थी इस बंदे। तो एक कुंवर मदन सिंह वाला याद है। फिर प्रजामंडल 38 के अंदर यहाँ भी प्रजामंडल बना दिया। त्रिलोकचंद माथुर संस्थापक थे, इनका नाम थोड़ा ज्यादा याद रखना। एक अलग चिरंजीलाल शर्मा और थे। चिरंजीलाल शर्मा के बारे में लो मैं 2 बात बताऊं। नमक सत्याग्रह में ये भी 4 महीने की जेल काट के गए थे और चरखा संघ से भी जुड़े हुए थे। पर फिर भी आरपीएससी ने यदि क्वेश्चन पूछा तो वो त्रिलोकचंद माथुर ही पूछेगी। आप पुराने खूब सारे पेपर उठा के देखना, यदि संस्थापक पूछा हुआ तो त्रिलोकचंद माथुर का ही पूछा हुआ। मुझे कई बार लगता है कि माथुर साहब का कोई ना कोई रिश्तेदार पेपर सेट करता है, तभी यार और किसी नेता का नाम नहीं आ रहा, केवल माथुर साहब का नाम आता है। फिर यहाँ पर आसपास वाले जितने राज्य थे, ये आपका भरतपुर, करौली तो ही, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, इन सब के कार्यकर्ताओं का एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ था 46 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पूरण सिंह। कोई बात की गई कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी चाहिए। करौली में जब ये आंदोलन चल रहे थे उस समय जो राजा थे उनका नाम था भीमपाल। राजा का नाम भी थोड़ा सा याद रखना। करौली वाले में और कोई ज्यादा बातें नहीं, बस कुंवर मदन सिंह याद रखना 1927 वाला, 38 में त्रिलोकचंद माथुर याद रखना, चिरंजीलाल शर्मा। जयपुर के अंदर चिरंजीलाल मिश्र हुआ करते थे, ये यहाँ पे चिरंजीलाल शर्मा। फिर लास्ट आ जाओ अपने धौलपुर। संगठन बने थे खूब सारे। एक यहाँ पे 1910 के अंदर एक संगठन बन गया था, आचार सुधारिणी सभा। बनाने वाले कौन, तो यमुना प्रसाद वर्मा। फिर आर्य समाज का प्रभाव था, 1911 में यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना हो गई। फिर आचार सुधारिणी सभा, फिर आर्य समाज। यमुना प्रसाद शर्मा तो है, साथ में एक बंदे को लेके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ये दोनों आ गए। आर्य समाज के भारत में उस समय एक बड़े नेता हुआ करते थे, स्वामी श्रद्धानंद। नाम सुना, स्वामी श्रद्धानंद बहुत बड़े नेता थे, खिलाफत आंदोलन के अंदर बहुत बड़े नेता रहे थे, लेकिन बाद में उनका दिल्ली के अंदर मर्डर हो गया था।
तो हम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, गांधी जी के साथ में बड़ा सा डिस्प्यूट जुड़ा हुआ है इस मर्डर को लेके। तो वो जो स्वामी श्रद्धानंद थे, ये आर्य समाज वाले यहाँ धौलपुर आए, 1918 में आंदोलन चलाया कि स्व शासन। आर्य समाज वालों की तो वही बात, स्वदेश, स्व भाषा, स्व राष्ट्र, स्व जो शासन इनके लिए। तो इन्होंने कहा भाई होम रूल, स्व शासन आंदोलन चलाए। पर इतने में बाद में इनकी मर्डर हो गया था स्वामी श्रद्धानंद का, तो उसके बाद ये आंदोलन तो चुपचाप हो गया था। फिर 34 में जाके वापस नागरी प्रचारिणी सभा, वही हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। देख लो सब जगह हिंदी वाला आ रहा है, अलवर भरतपुर देख लिया, करौली वाले मांग कर ही रहे, धौलपुर के अंदर हो ही रहे, सब एक जैसी बात है। 34 के अंदर वही वापस ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और एक जौहरी लाल इंदू। और फिर फाइनली आपके 36 के अंदर प्रजामंडल बन गया। वो तीनों 38 में, ये 36 में बन गया था प्रजामंडल, थोड़ा याद रखना, क्योंकि इसका सन खूब बार पूछा हुआ। संस्थापक त्रिलोकचंद माथुर, सन पूछे तो 1936 धौलपुर वाला। और कृष्णदत्त पालीवाल, मैंने पहले आपको नाम बता दिया था कृष्णदत्त पालीवाल का था, उस भरतपुर वाला जब हम पढ़ रहे थे तभी इनका नाम आ गया था, तो मैंने कहा था इनका नाम याद रखना। और फिर ये एक सम्मेलन हुआ, वही पूर्वी राजस्थान के सब कार्यकर्ताओं, ये सब जुड़े हुए थे। ये बंदाई गांव, गलती से बंदाई लिख दिया, बंदाई। यहाँ पे सब लोगों का एक सम्मेलन बुलाया गया था और इस सम्मेलन के अंदर उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी, लेकिन राजा उत्तरदायी शासन के लिए तैयार नहीं था। फिर आजादी से थोड़े दिन पहले धौलपुर में गांव पड़ता तसीमो, ये तसीमो नाम के गांव में 12 नवंबर 1946 को प्रजामंडल वालों की एक मीटिंग थी। राजा ने वो मीटिंग करने नहीं, राजा उदयभान सिंह हुआ करता, उदयभान सिंह राजा। उदयभान सिंह को वैसे याद रखना, राजस्थान के 3 राजाओं ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गंगा सिंह पढ़ चुके, जय सिंह का मैंने अभी बता ही दिया अलवर वाले, ये उदयभान सिंह अपने राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के ससुर जी उदयभान सिंह जी। तो इन्होंने वो जो अधिवेशन था वो होने नहीं दिया वहां पे तसीमो गांव के अंदर। अधिवेशन तितर बितर हो गया, लेकिन बाद में कहा कि तसीमो गांव वाले अधिवेशन करवा रहे थे, इसलिए तसीमो में फायरिंग करवा दी गई थी। तो ये याद रखना, 11 अप्रैल 1947 को तसीमो में गोलीकांड हुआ था। 2 बंदे इसके अंदर शहीद हो गए थे, एक थे छतर सिंह परमार और एक थे पंचम सिंह कुशवाहा, 2 युवक इसके अंदर शहीद हुए। तो कोई पूछे कि कौन, ये दोनों शहीद किससे जुड़े हुए थे, कि छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा किससे जुड़े हुए, तो ये तसीमो गोलीकांड से जुड़े हुए। और इनकी याद में आज भी तसीमो गोलीकांड जो हुआ था 11 अप्रैल 1947 को, 2 बंदे छतर सिंह और पंचम सिंह, 5 और 6 वैसे याद रह जाएगा आपको, छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा। तो इनके लिए मेला लगता है वहां पर तसीमो में, आज भी मेला लगाया जाता है। तसीमो गांव वाला थोड़ा सा याद ही रख लेना। और फिर इसका पहला अधिवेशन आजादी के बाद ही बुलाया गया, राजा ने मना किया, फिर भी इन लोगों ने बुला लिया 17-18 नवंबर 1947 को। लोहिया जी जो भारत के बहुत बड़े नेता हुए थे, राम मनोहर लोहिया, लोहिया जी इसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के, और उद्घाटन करने के लिए आए थे शंकर राव देव। याद रखना नाम शंकर राव देव का भी, आगे जब हम पढ़ेंगे एकीकरण पढ़ेंगे, एकीकरण में इनका नाम कई जगह जाएगा शंकर राव देव का। तो वो थे राम मनोहर लोहिया इसका अध्यक्ष बन के, इनोग्रेशन करने के लिए शंकर राव देव आए थे। ये आपका भाई हो गया सर, धौलपुर प्रजामंडल हो गई। ये आपके 4 प्रजामंडल थे, खूब सारे नाम है हालांकि, तो फिर भी आप याद करने की कोशिश करना। अगला जब तक पढ़ाएं तब तक ये थोड़े याद करना, ताकि इस बहाने याद हो जाएंगे। थैंक यू।